देखो चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। राइट। सो जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर का मतलब होगा मैग्नीट्यूड इनटू द डायरेक्शन। इसका बेसिकली थोड़ा बहुत आपने आइडिया लिया होगा अपनी क्लास 10th के अंदर। ठीक है, क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया गया होगा इसके बारे में कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। उतना ही हमें आगे फॉरवर्ड करना है, उससे ऊपर ज्यादा ज्यादा हमें नॉलेज नहीं रखनी है। सो वेक्टर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन आपके पास है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये डायरेक्शन क्या होती है। अब जैसे किसी को अगर बोला जाएगा यार 3 किलोमीटर मूव करो, लेट्स से यार एक पर्सन है, ठीक है, उसको बोला यार 3 किलोमीटर मूव करना है। अब वो भाई साहब क्या करेंगे, अब वो ये सोचेंगे यार 3 किलोमीटर मूव तो करना है, लेकिन वो सोचते रहेंगे यार कहाँ मूव करूं, आगे जाऊं, पीछे जाऊं, दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, कहाँ जाऊं। और ऐसा कहीं जाएंगे नहीं, वहीं खड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें ना डायरेक्शन की जरूरत है। उन्हें पता तो है कि मैग्नीट्यूड कितना है, मुझे कितना मूव करना है, 3 किलोमीटर मूव करना है मुझे, ये तो मुझे पता है, ठीक है, ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं पता। मुझे ये नहीं पता कि मुझे जाना किस तरफ है। तो अगर मुझे सिर्फ पता है कि यार मुझे जाना है और 3 किलोमीटर मूव करना है, तो वो एक्चुअली मेरा मैग्नीट्यूड है। बट इसके साथ अगर आप डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर देते हो 3 किलोमीटर अलोंग लेट्स से एक्स एक्सिस, अगर मैथमेटिकली हम बात करें, या फिर अगर हम बात करते हैं नॉर्मली बात करते हैं कि 3 किलोमीटर आपको मूव करना है नॉर्थ में। ठीक है, सो इन दोनों का बेसिकली मतलब तो यही है ना कि आपको 3 किलोमीटर मूव करना है और आपको एक डायरेक्शन इन्वॉल्व है आपके पास। इट मींस आपको एक वेक्टर क्वांटिटी निकालनी है। राइट, तो ये बेसिकली होता है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वन इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन इज डायरेक्शन। तो अगर कोई भी एक चीज मिसिंग है तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। ओके, सो अब बात करते हैं कि मैथमेटिकली, बिकॉज फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर मैथमेटिक्स के लिए हम बात करें सो हमारे पास 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब कई बार होता है कि एक्स को कहाँ रखें, वाई को कहाँ रखें, जेड को कहाँ रखें। आपको सिंपल रूल फॉलो करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। अगर एक्स यहाँ पर है तो वाई यहाँ पे होगा, जेड यहाँ पे होगा। अगर आपने y को यहाँ रख दिया तो z यहाँ होगा, x यहाँ पे होगा। तो ये बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज को ये फॉलो करते हैं सब चीजें। सो कोई भी डायरेक्शन, अब हम आई कैप एक नया लेटर है, आई कैप एक नया सिंबल है, इसका मतलब होता है डायरेक्शन अलोंग योर एक्स एक्सिस। ऐसे जे कैप का मतलब होगा डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। अब जैसे यहाँ तो नॉर्थ साउथ वेस्ट कुछ भी नहीं होगा ना मैथमेटिक्स में, तो इसके अंदर आप नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि नॉर्थ चला जाए, साउथ चले जाए, नॉर्थ ईस्ट चले जाए। बट मैथमेटिकली ऐसा नॉर्थ साउथ कुछ नहीं होता। हम मैथमेटिकली होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अगर आप मूव कर रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि डायरेक्शन अगर आपकी एक्स एक्सिस है, तो उसका सिंबल होगा आई कैप। In case of y-axis, symbol is j cap, and in case of z-axis, your symbol is k cap. कैप लगाना जरूरी है, कैप का अपने एक सिग्निफिकेंस है, कैप का मतलब डायरेक्शन है। so, अगर क्वेश्चन आ गया कि 3 किलोमीटर मुझे मूव करना है along लेट्स से x एक्सिस, ठीक है, सपोज भाई साहब है, उन्हें 3 किलोमीटर मूव करना है along x एक्सिस, तो आप क्या लिखोगे, 3i कैप। 3 का मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है तो आई कैप लिख दिया। बट कोई कहेगा नहीं मुझे तो वाई वाई पे जाना है, वाई एक्सिस पे जाना है, कोई बात नहीं भाई, वाई पे चलेगा। अब कोई जिद्दी आ गया कह रहा है मुझे एक्स पे जाना, वाई पे जाना, जेड पे जाना है, तो ठीक है भाई जेड पे चलेगा। तो लेकिन वहां डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि मूव तो वो 3 किलोमीटर ही कर रहे हैं, लेकिन तीनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। इसलिए ये तीनों वेक्टर्स भी अलग अलग हैं, डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, वो प्रॉब्लम नहीं है।
बट बिकॉज डायरेक्शन अलग हो गई है इसलिए ये आपके वेक्टर्स भी अलग अलग कहलाएंगे। ठीक है, अब एक भाई साहब आएंगे कहेंगे यार मुझे तो एक्स एक्सेस पे मूव करना है, वाई पे मूव करना है, जेड पे मूव करना है, मतलब तीनों जगह मूव करना चाहता हूँ मैं। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कहेंगे भाई साहब मुझे एक पे मूव नहीं करना, मुझे तीनों जगह मूव करना है, मतलब मेरा एक्स कंपोनेंट भी होना चाहिए, वाई भी कंपोनेंट होना चाहिए, जेड भी कंपोनेंट होना चाहिए। और ऐसा होता है और ऐसा डेली लाइफ के अंदर हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं। जब आप मूव करते हो स्पेस के अंदर तो आप नॉर्मली हम 3 डायमेंशन में क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट, या फिर लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो जब हम मूव करते हैं तो हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चेंज होते हैं। मतलब आपकी हाइट ऐसा नहीं कि आपकी हाइट ऊपर नीचे जाएगी, इसका मतलब होता है कि रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चेंज हो रही होती हैं, राइट। तो उस केस के अंदर तो कोई भी वेक्टर अगर वो तीनों जगह पे मूव कर रहा है, इसको हम डिनोट करते हैं ए वेक्टर के साथ, और उसका कंपोनेंट होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये तीनों जगह मूव कर रहा है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। एक्स एक्सिस पे वो ए यूनिट कर रहा है, वाई एक्सिस पे बी यूनिट कर रहा है, और जेड एक्सिस पर वो सी यूनिट कर रहा है। अब बिकॉज तीनों जगह कर रहा है तो ए बी सी हो जाएंगे। अब ये जनरल हो जाता है वेक्टर। इसी वेक्टर को हम आगे भी नोट कर सकते हैं। सपोज वो कह रहा है यार कि मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करना है ए यूनिट, तो आप क्या करोगे, बी और सी जीरो कर दोगे। अगर आपको वाई एक्सिस पे मूव करना है तो हम क्या करेंगे, ए और सी को जीरो कर देंगे। और अगर आप जेड एक्सिस पे मूव करना चाहते हो सिर्फ, तो आप क्या करना है हमें, अब ए और बी को जीरो करना है। लेकिन अगर मुझे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मूव करना है तो कौन सा एक्सिस मिस कर दिया हमने, जेड एक्सिस। इट मींस मुझे सी को जीरो करना है। तो जो भी एक्सिस आप नहीं बोल रहे हो उसका जो कंपोनेंट है या उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको जीरो कर दो। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मुझे वाई जेड पे मूव करना है, वाई जेड पे मूव करना है, यानी कि मुझे जे और के को रखना पड़ेगा, तो इस केस में ए जीरो हो जाएगा। ठीक है, एंड सेम विद अदर कॉन्सेप्ट आल्सो, राइट। सो अगर एक वेक्टर मेरे पास है जिसका कंपोनेंट है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। अब देखो यहाँ तो आई थिंक क्लियर है। सो वेक्टर अगर आपके पास आ गया तो इसके अंदर एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, राइट। अब वेक्टर अगर आपके पास है वो कह रहा है मैग्नीट्यूड निकाल दो। अगर वेक्टर मेरे पास है और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला गया है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ए वेक्टर या फिर आर या फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो अगर वेक्टर आपके पास है और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहे हैं तो फॉर्मूला आपका होगा मॉड ए यानी आर यानी कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर डायरेक्शन निकालने के लिए बोल रहे हैं जिसको आगे जाके हम यूनिट वेक्टर भी बोलेंगे, वो डिनोट होता है ए कैप के साथ और उसका मतलब होगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको याद रखने, आपको ये दो फॉर्मूलेज आपको हमेशा याद रखने कि अगर एक वेक्टर हमारे पास है और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल रहे हैं तो फॉर्मूला होगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन निकालने के लिए बोल रहे हैं, कई जगह पे डायरेक्शन बोलते हैं उसको, कुछ जगह पे उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं यानी कि ए कैप, तो उसका फॉर्मूला होगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ए वेक्टर गिवन है 2i 2j प्लस k, लेट्स से। तो इस केस में ए आपका 2, बी आपका 2, सी आपका 1, बिकॉज आई जे के कोफिशिएंट आपको लेके चलने हैं, वो आपका एबीसी मिल जाते हैं। फिर हमें निकालना है मॉड ए वेक्टर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा इस वेक्टर का वो 3 है। और अगर मुझे निकालना है इसका ए कैप यानी यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, सो 2i 2j प्लस k अपॉन 3। और एक कैप लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखना। खत्म, क्वेश्चन हो गया, सिंपल। 1 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, राइट। सो नाउ कम बैक टू द एक्सरसाइज। अब एक बार एक्सरसाइज को देख लेते हैं और 10.2 एक्सरसाइज, 10.1 पे जाने की कोई जरूरत नहीं है खास। सो एक्सरसाइज 10.2, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1।
वहां पे बोला गया कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो 3 वेक्टर्स हमें गिवन है। लेट्स से पहला वेक्टर ए वेक्टर है i प्लस जे प्लस के। इसका बेसिकली आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। सो मॉड ए वेक्टर निकालते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आई जे के का कोफिशिएंट 1 ही है, सो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी कि √3। सिंपल, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बी वेक्टर पे जाते हैं, सो 2i माइनस 7j प्लस 3 ऑफ k। 2i माइनस 7j माइनस 3 ऑफ k, नॉट प्लस, माइनस 3 ऑफ k। सो इस केस में a आपका 2 आ गया, b मेरे पास -7 है और c की वैल्यू -3 है। a आपके पास आ गया, b मेरे पास आ गया और c की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। i j k के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने। अब यहाँ पे मॉड ए नहीं आएगा, यहाँ पे मॉड b आएगा, बिकॉज हम वेक्टर b की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मॉड वेक्टर a की बात कर रहे थे, इसलिए मॉड a वेक्टर लगाया था। फॉर्मूला रिमेन द सेम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर 4, आई थिंक दिस इज 49 प्लस 9, ठीक है। सो 4 प्लस 9 18 और 4 22। आई थिंक ये आपका 62 में चला जाएगा कन्वर्ट ना। So this is 49 and this is your 13, that's not 13, हाँ 13, so 2 1 yeah 62। और 62 से रूट बाहर नहीं आता तो इसको हम 62 पे ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही अगर हम मॉड सी वेक्टर पे जाते हैं, उसको मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एबीसी मेरे 1/√3 1/√3 और 1/√3 होंगे। सो अंडर रूट ऑफ 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर एंड 1/√3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 यानी कि 1 इज योर आंसर। सो एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि एक वेक्टर उन्होंने दे दिया और आपको डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। दिस इज अगेन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1।